नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। हिंदुस्तान में कई सदियों के बाद एक इतिहास लिखा गया और एक पीढ़ी वर्तमान समय में ऐसी है जिसने संघर्ष किया था और उस सपने को जिसे उसने किसी दशक में पिछली सदी में संजोया था और बहुत सारे पूर्वजों का भी वो सपना रहा हिंदुस्तान के, उसको साकार होते हुए इस सदी में देखा भी। इस सदी की सबसे बड़ी घटना हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की आत्मा में और विश्व गुरु जिस तरीके से हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश हो रही है, जो बात हो रही है, उसमें किस तरीके से हिंदुस्तान राम, कृष्ण और शिव में बसता है, इसका सबसे साकार रूप 22 जनवरी 2024 को उस समय सामने आया जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। इस ऐतिहासिक घटना ने हमारे माथे पर लगे सदियों के उस कलंक को मिटा दिया जो हमारे ऊपर विदेशी आक्रांताओं की जुल्म ज्यादती का प्रतीक बना हुआ था। 90 के दशक में वर्तमान पीढ़ी में मौजूद बहुत सारे लोगों ने अयोध्या में कार सेवा की और आक्रांताओं के उस चिन्ह को मिट्टी में मिला दिया और वो मिट्टी कहीं से भी, किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में उसका अंश ना बचे, इस बात की भी चिंता की और फिर बहुत मेहनत से, बहुत श्रद्धा और आस्था के बाद यह राम मंदिर तैयार हुआ। इस राम मंदिर के तैयार होने के साथ ही हिंदुस्तान के आम आदमी के भीतर राम को लेकर जो उसकी आस्था है, उसने हिलोरे मारी और अयोध्या वर्तमान में सिर्फ भारत या उत्तर प्रदेश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक बन गया, आस्था की नगरी बन गया। राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं। राम इस भारत के वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं जिनसे इस देश की कहानी शुरू होती है, इस देश का बचपन शुरू होता है और आने वाले कल की पीढ़ियां भी राम से ही शुरू हों। उस राम मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे हिंदुस्तान को, ज्यादातर हिंदुस्तानियों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, और पूरे हिंदू समाज को झकझोर कर रखा है। इसलिए झकझोरा है कि हमारे भीतर का लालच, हमारे भीतर का स्वार्थ और भगवान से भी बेईमानी और भ्रष्टाचार करने की हमारी नियत जैसे हमारी नियति बन चुकी। जन्मभूमि भारतीय इतिहास का सबसे पुराना और जटिल मुद्दा रहा है राम मंदिर, जिसे लेकर आज भी लोग बात करते हैं तो बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। इस विवाद की वजह से सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बहुत सारे लोग बलिदान हुए, हजारों लोगों की जान गई। यह एक ऐसा केस था जहां पर भगवान राम ने खुद अपना केस लड़ा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा उनकी फाइल बनी। हमारे यहां प्राण प्रतिष्ठा होती है, राम जीवित है वहां पर, राम की अभी भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र अयोध्या राम मंदिर निर्माण, जिसके लिए सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई। भक्तों की आस्था, कार्तिक के मास में रामलला का वनवास खत्म हुआ। रामलला के नाम जमीन के हक पर सुप्रीम कोर्ट के साथ ही बड़े धूमधाम से इसकी आधारशिला रखी गई और फिर एक भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ, जिसके उद्घाटन में पूरे देश और दुनिया ने एक एक पल को देखा।
लेकिन अब इसी राम मंदिर को लेकर एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने राजनीति से लेकर आम श्रद्धालुओं तक हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और शर्मसार भी किया है। दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान के हिसाब किताब में बड़ी गड़बड़ी हुई है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि राम मंदिर में आए चढ़ावे में 5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ रुपए तक की चोरी हुई है। मामले में बीजेपी नेताओं ने जांच की मांग की है। वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर है। मामले में लोगों का क्या कहना है, सुनना बहुत जरूरी है। आत्ममंथन, आत्मचिंतन के साथ साथ लोग क्या कह रहे हैं, लोक लाज क्या होती है, लोकोक्तियां किस तरीके से बनाते हैं और कैसे पूरा एक समाज कटघरे में खड़ा हो जाता है केवल कुछ लोगों की वजह से, कैसे लोगों की आस्था पर चोट होती है, उसको सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए। क्या बाबरी मस्जिद के लिए एकत्र चंदे पर कभी कोई सवाल पूछा है इन्होंने? इस प्रकार की बातें सनातन संस्कृति की, इनकी मानसिकता को स्पष्ट करती हैं। ये केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनका भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट किया है और जो पेज पे लिखा, मैंने सब देखा और ये बातें लगातार कल से अयोध्या फैजाबाद के जनमानस में तैर रही हैं। डर के मारे कोई नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मीडिया के बंधुओं के बीच में बातें तैर रही हैं, अधिकारियों के बीच में तैर रही हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, जो दान पात्र में पैसा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धालु आते हैं उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं, अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो लिखा है, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और कई पत्रकार बंधुओं ने अपने वॉल पे लिखा है। अभी तक ट्रस्ट का कोई जवाब नहीं आया। पहले भी हमने घोटाले खोले थे, जमीन का घोटाला हुआ था पहले, और विभिन्न तरह के घोटाले हुए हैं। और सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह है कि अभी जो पकड़ा गया, ये तो 1 हफ्ते का मामला है। जब से राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है, जब से श्रद्धालु आ रहे हैं, जब से लोग दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं, अब तो यह विषय है कि कब से चोरी हो रही है, कब से चोरी हो रही है। जांच तो इस विषय की होनी चाहिए कि कब से चोरी हो रही है, कब से पैसा गायब हो रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पता नहीं कितना पैसा, कितने 100 करोड़, कितने करोड़ श्रद्धालुओं के इस तरह से चोरी किए गए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं तो कहूंगा कि अगर ऐसी घटना हुई है तो ट्रस्ट को बढ़ चढ़कर इस पर FIR करना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं, इस बात को सबसे पहले सुनना इसलिए जरूरी था कि लोगों के मन में जो भाव प्रकट हो रहे हैं उससे आप और हम दोनों लोग संजीदा हो लें। किस तरीके की बातें होने लगी हमारी आस्था पर, किस तरीके से जिस तरीके की बातें होने लगती हैं या बातें हो रही हैं, उसको सुनना हमारे लिए जरूरी है ताकि हम इस विषय की गंभीरता को समझ सकें। इस समय, ठीक इस समय जो बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आ रही है वो ये कि जांच के लिए सरकार ने SIT का गठन कर दिया है। 3 सदस्यीय SIT का गठन किया गया है जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। जांच की कमान अनुभवी और कड़क अधिकारियों के हाथों में सौंपी गई है। विजय विश्वास पंत वर्तमान में लखनऊ के मंडलायुक्त हैं, जो इस जांच कमेटी के सदस्य हैं, अध्यक्षता करेंगे। इस जांच समिति की अध्यक्षता करेंगे लखनऊ मंडल के कमिश्नर किरण S IG रेंज हैं, जो मामले के आपराधिक, सुरक्षा व्यवस्था और सोशल मीडिया अफवाह के जरिए पुलिसिया एंगल की जांच को संभालेंगे।
इसके साथ साथ नील रतन विशेष सचिव के रूप में यहां मंदिर के ऑडिट, दान पेटियों की काउंटिंग प्रक्रिया को समझेंगे और वित्तीय लेन देन के तकनीकी पहलुओं का बारीकी से निरीक्षण करेंगे। इसलिए टीम बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टीम को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के लिए 7 दिन दिए गए हैं। अंतिम क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया है और सख्ती से 15 दिन के अंदर इस काम को खत्म करना है। यह इस समय की ताजा अपडेट है। बयान जिस तरीके के हमने सुने वो सुनना जरूरी था। घोटाला हुआ है, कुछ तो है, धुआं उठा है तो आग जरूर लगी है। जिसने भी लगाई है वो चेहरे सामने आ पाए। जिस तरीके से इस पूरे मामले का राजनीतिकरण और बाकी सारी चीजें हो रही हैं वो बात का विषय है, लेकिन सबसे पहले जिस तरीके की स्थितियां अयोध्या में राम मंदिर में बनी है, आम लोगों के चढ़ावे के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसका ऑडिट, उसका पूरा परिप्रेक्ष्य जिस तरीके से सामने आया है, वो बहुत जरूरी है कि इस एसआईटी के जरिए सामने आए। अब सवाल इस बात का है कि ये पूरा मामला क्या है। हमने आपको ये बता दिया कि जांच कमेटी बनी है, किस तरीके से क्या करेगी। अब ये घोटाला कैसे हुआ ये भी समझिए। एक दानदाता ने मंदिर में 3 करोड़ रुपए दान दिए थे। 3 करोड़ रुपए के दान की रकम कम मिलने का आरोप लगा। ये घोटाला खुला कैसे, इस बात को समझना भी जरूरी है। दान राशि में गड़बड़ी की सूचना ट्रस्ट तक पहुंची। जब ट्रस्ट को इस बात की जानकारी हुई तो फिर रुपए गायब होने के मामले में हलचल ट्रस्ट के भीतर ही तेज हो गई। मामले को लेकर पदाधिकारियों में नोकझोंक हुई। जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनमें नोकझोंक हुई। शासन स्तर के अधिकारियों को उसके बाद जानकारी दी गई कि इस तरीके का एक प्रकरण अंदर ही अंदर सामने आया है। 7 जून को लखनऊ से जांच टीम अयोध्या पहुंची और इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में देर रात तक बैठक चलती है। इस बैठक में, गोपनीय बैठक में, दान राशि के मामले पर चर्चा की गई। यह मामला सार्वजनिक पटल पर आ चुका था। स्थानीय नेताओं को भी अब इस मामले की भनक लगी और इसके बाद शुरू हुआ राजनीति का हिस्सा। जिस तरीके से यह पूरा मामला खुला उसने सभी को चौंकाया है। केवल किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों की बात नहीं है, बहुत बड़ी श्रृंखला है जिसकी वजह से यह पूरा मामला बहुत लंबे समय तक दबा छिपा रहा। लेकिन राम की नगरी है, राम से ही चोरी करोगे तो फिर कैसे पनपोगे, कैसे उस चीज से पार पाओगे, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन जो लोग राजनीति करते हैं उन्हें राजनीति का मौका चाहिए होता है और राम वैसे आस्था का प्रतीक है, लेकिन राजनीति में भी भरपूर उनका इस्तेमाल हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता 7 जून को जब यह मामला सामने आया तो पवन पांडे, जिनको अभी आपने सुना, उन्होंने 7 करोड़ रुपए चोरी होने का आरोप लगाया। आरोप के बाद इस मामले ने राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा इस घटना की बढ़ा दी। अखिलेश यादव ने भी सरकार और ट्रस्ट की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को अभी आपने सुना, वो अपनी तरह से अपनी बात रख रहे हैं। 9 जून को भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। डॉक्टर रजनीश सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की और पूर्व अकाउंट इंचार्ज महिपाल सिंह ने लंबे समय से वित्तीय गड़बड़ियों का दावा भी किया। महिपाल सिंह ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर ही उन्हें पद से हटा दिया गया। महिपाल ने बताया कि चढ़ावे में आने वाले जेवर और बर्तनों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। इन वस्तुओं की जानकारी केवल चंपत राय और उनके करीबी टिन्नू यादव को होती थी। इसके बाद महिपाल के अनुसार टिन्नू पहले चंपत राय के ड्राइवर और बाद में उनके सहयोगी बन गए। महिपाल ने बताया कि राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के दौरान उन्होंने लेखा कार्य संभाला था। महिपाल सिंह आरोपों पर ट्रस्ट की ओर से आधिकारिक पुष्टि या जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। 7 जून को यह पूरा प्रकरण सामने आने के बाद जिस तरीके से आगे बढ़ा उसमें यहीं पर ट्रस्ट की भी भूमिका संदिग्ध हो गई। अब राम मंदिर ट्रस्ट पर जो आरोप लगे
उसको समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि ये ट्रस्ट बना कैसे था, इस ट्रस्ट को किस तरीके से बनाया गया। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसले में केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया गया। 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की गई। ट्रस्ट को राम मंदिर निर्माण और उसके प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई। दान, रखरखाव और पूरे राम जन्मभूमि परिसर का संचालन भी ट्रस्ट के ही अधीन आया। ट्रस्ट गठन के बाद इसकी पहली बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया। चंपत राय को ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया। इसके बाद राम मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी आई। एक टारगेट दिया गया कि जल्द से जल्द मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो। देश भर में श्रद्धालुओं ने मंदिर निर्माण के लिए दिल खोलकर दान दिया। आम लोगों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों तक ने आर्थिक सहयोग किया कि भव्य राम मंदिर तैयार हो, कोई कसर न रहे। लाखों लोगों के योगदान से मंदिर निर्माण अभियान को बल मिला और 22 जनवरी 2024 को रामलला का मंदिर जब बनकर तैयार हुआ तो वहां भव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि दर्ज की गई। एक एक दिन में करोड़ों लोगों का आना, कई कई दिन तक लाइन में लगे रहना, ये सब खबरों में आया। जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ, ट्रस्ट बना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इन सारी चीजों ने एक के बाद एक लोगों के बीच उस आस्था, विश्वास और भरोसे को और ज्यादा मजबूत किया जिससे हम इस देश का वंदन करते आए हैं, जिसने इस देश की आत्मा को जोड़े रखा है, व्यक्ति से व्यक्ति तक और समाज को समाज तक। राम मंदिर निर्माण में जिस तरीके की घपलेबाजी शुरू हुई, जिस तरीके से चढ़ावे को लेकर के खास तौर से जो बात अब सामने आ रही है, इस बात को भी हमें समझना जरूरी है कि राम मंदिर में आखिर दान आता कैसे है और लगभग कितना आता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ट्रस्ट को कुल 327 करोड़ की आय हुई। जो लोग वहां आते हैं उनका चढ़ावा, वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 153 करोड़ श्रद्धालुओं ने ये दान दिया। लगभग 173 करोड़ बैंक जमा और निवेश के समय पर मिला। सिर्फ दान के रूप में मंदिर को रोजाना औसतन 42 लाख रुपए का चढ़ावा मिलता है। औसत है। हर घंटे करीब 1,75,000 रुपए का दान मंदिर के दान बक्सों में पहुंचता है। हर मिनट 2900 रुपए से अधिक की राशि चढ़ावे में आती है। हर मिनट पे त्योहारों और विशेष अवसरों पर यह दान की राशि कई गुना बढ़ जाती है। राम मंदिर के उद्घाटन के दिन लगभग 3 करोड़ 17 लाख रुपए का दान दक्षिणा आया। राम जन्मभूमि परिसर में करीब 40 दान पेटियां स्थापित की गईं। इन्हीं पेटियों से निकली नकदी को सुरक्षित और गोपनीय कमरे तक ले जाया जाता है। ये पेटियां ही पहिए लगे हैं, चली जाती हैं। पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में संपन्न होती है और नकदी की गिनती में ट्रस्ट के प्रतिनिधि भी होते हैं और बैंक के कर्मी भी होते हैं। दान की गिनती की जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सौंपी गई है। ट्रस्ट के भी जो कर्मी हैं वो भी इस काम को करते हैं। बैंक ने इस कार्य के लिए निजी एजेंसी के कर्मचारियों को भी नियुक्त किया है। नोट गिनने की मशीनों और सिक्कों की मैनुअल गिनती की जाती है और उसका हिसाब किताब तैयार होता है। कई बार अधिक नकदी होने पर गिनती का काम 24 घंटे तक चलता है। बैंक ने अपनी तरफ से नोट गिनने की मशीन भी वहां पर लगाई है, ऐसी सूचना है। गिनती पूरी होने के बाद रकम को बैंक में जमा कराया जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर जब चीजें इतनी क्लासिफाइड हैं, इतना सर्विलांस है, तो फिर यह बात कैसे हो गई कि सीसीटीवी कैमरा लगा है और चोरी हो गई? इस बात में भी एक पेंच है।
ये बात हम आपको अब से थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि जब ये पूरा मामला उजागर हुआ तो ट्रस्ट स्तर पर मामले की किस तरीके से, चाहे लीपापोती कह लीजिए और चाहे गोपनीय जांच कह लीजिए, जो कुछ भी समझना है समझ सकते हैं, क्योंकि सच सामने आना ही है। ऐसे में जो गबन लगातार हुआ है उसमें सूत्रों के हवाले से बात आ रही कि ट्रस्ट ने अपने स्तर पर गोपनीय जांच शुरू कर दी। गबन के साथ पूरी दान प्रक्रिया की समीक्षा ट्रस्ट की ओर से शुरू की गई। दान संग्रह से बैंक जमा तक हर चरण जांच के दायरे में है, ऐसा ट्रस्ट की तरफ से बताया गया। संबंधित तारीखों की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई, खंगाली जा रही है। अब तो एसआईटी ही बन गई है, विशेष समिति ही बन गई है। दान पात्र खोलने की प्रक्रिया की भी जांच हो रही है। जो 40 पेटियां हैं अलग अलग जगहों पर लगी हुई, वो किस तरीके से खोली जाती हैं, कैश काउंटिंग के दौरान मौजूद कर्मचारियों की भूमिका, उनकी भी पड़ताल हो रही है। डिजिटल रिकॉर्ड और वास्तविक जमा राशि का भी मिलान किया जा रहा है। जिस तरीके से जांच का फोकस रखा गया उसमें इस बात को ध्यान में रखा गया कि जो नोटों की उसमें कमियां हैं उसको किस तरीके से सेंट्रलाइज किया जाए, उसको किस तरीके से पकड़ा जाए। यह भी कोशिश की गई कि कुछ कर्मचारी जो इस पूरे मामले में संलिप्त थे उनकी भूमिका भी बदली जा सकती। कई लोगों को हटाया भी गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ट्रस्ट ने सतर्क रुख अपना बनाए रखा, लेकिन उसकी सतर्कता में शायद कुछ कमी रही, जिसकी वजह से विपक्ष को यह मौका मिला, खासतौर से राजनीति करने वालों को, कि ये स्थितियां कैसे सुधरेंगी। अब जो स्थिति बनी हुई है उसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से ट्रस्ट अपने काम को करता है, इस ट्रस्ट ने अपना ट्रस्ट बहुत सारे लोगों की निगाह में खो दिया है। ऐसा नहीं है कि पूरा ट्रस्ट ही ध्वस्त है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ट्रस्ट के कुछ लोग अगर शह न देंगे तो इतनी हिम्मत किसी की नहीं कि इस तरीके का गबन या चोरी वो करता रहे। जिस तरीके की यह स्थिति बनी है, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जिन पर जांच की जिम्मेदारी थी, यानी जो अब तक ट्रस्ट की तरफ से जांच हो रही थी, उस जांच में ही कौन ईमानदार है कौन नहीं है, इसके ऊपर भी सवाल उठे। और यह ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी की तरफ से ही सवाल उठाया गया जब यह मामला पब्लिक डोमेन में आया। अब राम मंदिर दान पात्र में धनराशि के गबन के मामले में जो नई जानकारियां सामने आ रही हैं वो भी हम आपको बताते चलते हैं। गणना कक्ष में सीसीटीवी लगाने का विरोध किया गया था जहां ये काउंटिंग होती है। एक पदाधिकारी ने कहा था कि सब अपने ही लड़के हैं, कैमरा क्यों लगेगा। यह घटना करीब 1.5 साल पहले की बताई जा रही है। 1.5 साल पहले एक ट्रस्ट के ही पदाधिकारी ने कहा कि जो लोग गिन रहे हैं वो तो अपने ही हैं, क्यों सीसीटीवी लगाना। विरोध के बावजूद गणना कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लेकिन वो गुप्त तरीके से लगाए गए ताकि किसी को यह पता ही ना रहे कि जहां गणना हो रही है वहां सीसीटीवी कैमरे लगे भी हैं। इन्हीं कैमरों से, इन्हीं गोपनीय कैमरों से संदिग्धों की पहचान हुई है। पकड़े गए सभी संदिग्ध कर्मचारी एक ही शिफ्ट में काम करते थे, ऐसा बताया जा रहा है। यानी एक टीम थी जिसने गड़बड़ की है। गणना कार्य के दौरान एक ही टीम लगातार साथ साथ काम करती थी। मिल्कीपुर निवासी अनुकल्प मिश्रा को टीम का नेतृत्व करता बताया जा रहा है। अनुकल्प मिश्रा की भूमिका जांच के केंद्र में है फिलहाल, क्योंकि ये उस टीम को लीड कर रहा था। उसे ट्रस्टियों और प्रबंधन से जुड़े कुछ लोगों का संरक्षण भी प्राप्त था, यह भी बताया जा रहा है। जांच एजेंसियां कर्मचारियों के आपसी संबंधों की भी पड़ताल कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज को इस पूरे एपिसोड में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गणना कक्ष में जो सीसीटीवी लगाने का विरोध किया गया, अब यह बात भी जोर शोर से उठ रही है कि आखिर यह विरोध उस समय पर क्यों किया गया। क्या 1.5 साल पहले ही इस तरीके की स्थितियां बनाने की साजिश हो चुकी थी? क्योंकि 2024 जनवरी में 22 जनवरी को तो मंदिर का उद्घाटन ही हुआ। उससे पहले भी दान आ रहा था अलग अलग तरीके से, लेकिन जिस तरीके से ट्रस्ट के अकाउंट में वो पैसा जाता था तो हेरफेर की संभावना कम थी। और बड़ी चीज यह है कि जब मंदिर खुल गया, बन गया 22 जनवरी 2024 को,
तो आम लोग जाने लगे, जेब से कुछ पैसा वो निकालते थे, दान पेटियों में डाल देते थे। ऐसी दान पेटियों को एक निश्चित समय पर एक निश्चित गोपनीय स्थल पर कमरे में ले जाया जाता था, जो बहुत ही हाई क्लास सिक्योरिटी के साथ में वहां पर उस काउंटिंग का, उस नकदी को गिनने का काम किया जाता था। सारी चीजें थी, लेकिन उस कमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरा न लगाया जाए इस बात की चिंता हो चुकी थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरा बावजूद उसके लगाया गया। अभी तक जो जानकारियां मिली हैं, जिस तरीके की जांच हुई, उसमें कई कमियां भी उजागर हुई हैं। लंबे समय से कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं बदली गई थी, यानी ये सब लगातार सिलसिलेवार चल रहा था। वर्षों तक कई कर्मियों की ड्यूटी और जिम्मेदारी बदली ही नहीं गई, कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स ही नहीं हुई, चेक एंड बैलेंस रहा ही नहीं। नोटों की गिनती के बाद कर्मचारियों की तलाशी तक नहीं होती थी। सब अपने लड़के हैं, ये किसने कहा था? 2 शिफ्टों में काम होने के बावजूद टीमों का पुनर्गठन नहीं किया गया। लोगों को बदलना चाहिए था, टीमें बदलती हैं। सुबह और शाम की ड्यूटी में वही कर्मचारी साथ साथ काम करते रहे जो लगातार इस काम को अंजाम दे रहे थे। अनुकल्प मिश्रा को टीम का नेतृत्वकर्ता बताया गया है और वो सबसे बड़ा इस समय संदिग्ध है। आरोप है कि उसने निजी आयोजनों में अपने वैभव का खुला प्रदर्शन किया। भागवत कथा में, शादी समारोह में साड़ियां बांटने की भी चर्चा है। गणना कक्ष के आसपास पुलिस की नियमित तैनाती नहीं होती थी, इस बात का भी अब दावा किया जा रहा है। दर्शनार्थियों की संख्या के मुकाबले नकदी कम मिलने पर सवाल उठे हैं। ऑडिट रिपोर्ट के बाद दान राशि की जांच का दायरा भी बढ़ गया है। इसके अलावा गणना कक्ष की निगरानी व्यवस्था भी जांच के घेरे में है। जिस जगह पर लोग सोच रहे थे कि सीसीटीवी नहीं है या सीसीटीवी है, उसके संचालन में भी संदेह जताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि कुछ कैमरे केवल औपचारिकता के लिए ही लगाए गए थे। लंबे समय से इस सारी चीज को कंसीडर नहीं किया गया। अब रामनगरी में जिस तरीके से यह दान पात्र में चोरी का मामला ट्रस्ट ने पकड़ा है, कर्मचारी 2 पकड़े गए हैं, जिस तरीके की स्थिति बनी है, उससे यह उम्मीद जगती है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा हमारे सामने खुलासा होगा। जिस बात की मैंने आपसे जिक्र किया था, वो बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि अगर सीसीटीवी, ठीक है, कमियां थी, वहां पर कमियां थी, बावजूद इसके सीसीटीवी भी था, सिक्योरिटी भी थी, बैंक के कर्मचारी भी थे और यह भी तय था कि वहां पर कुछ ट्रस्ट के जो कर्मी हैं वो भी रहेंगे। नोटों को गिनने के लिए मशीन लगाई गई, यह भी बात आ रही है। तो अब सवाल यह है कि यह पैसा चोरी हुआ कैसे? इस पैसे के चोरी होने में जो बात सामने आ रही है वो ये कि चूंकि जो लोग गिनती कर रहे थे, जो चोरी कर रहे थे, उन्हें यह नहीं पता था कि यहां पर छुपे हुए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसलिए नोटों का बंडल जब बन जाता था, उसमें कुछ नोट घुसा दिए जाते थे। यानी 1 लाख रुपए, मान लीजिए 500 के नोटों की एक गड्डी तैयार की, 100 नोट हैं उसमें, यानी 5 लाख रुपए हैं। लेकिन वो 5 लाख रुपए नहीं है, वो जिस तरीके से 50,000 रुपए नहीं है, जिस तरीके से उसमें कुछ और नोट डाले गए, उस 50,000 को 1 लाख बनाया गया, या उसमें 100 के बजाय 120, 130 नोट लगाए गए। ड्राफ्ट बन चुका है, कागज पर लिखा पढ़ी पूरी हो चुकी है। क्योंकि चेकिंग बाहर होनी नहीं है, पुलिस उस तरीके से है नहीं, जाते आते समय किसी की जेब चेक होनी नहीं है। तो ऐसे में जो बात, जो नोट का बंडल 100 नोटों का होना चाहिए था, उसमें नोटों की संख्या बढ़ा दी गई और बाद में उसको लेकर के बाहर जाया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। गर्भगृह से सेवा से जुड़े एक तिवारी जी को भी पूछताछ के लिए लगाया गया है। उसने सोने चांदी के चढ़ावे को एकत्र करने की उसे जिम्मेदारी दी गई थी। कुछ महीने पहले 1.5 करोड़ रुपए लगातार चर्चा में आए, गायब हुए और इस तरीके से इस पूरे मामले में लगातार खुलासे होते चले गए, एक के बाद एक। पूछताछ में यह भी जानकारी आ रही है कि कई और नाम हैं। एक लवकुश नाम का भी आदमी है जिस पर संदेह है, उसने भी हाल फिलहाल में
एक बड़ी जमीन खरीदी है। तो जिस तरीके से पूरे प्रकरण में अब तक कोई एफआईआर ट्रस्ट की तरफ से दर्ज नहीं कराई गई, शक यहीं से ज्यादा बढ़ गया। जाहिर सी बात है कि एक समय तक सब कुछ देखा गया, लेकिन उसके बाद अब सरकार की तरफ से एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जिस तरीके से नोटों के बंडल में नोटों की संख्या को बढ़ा करके बाहर भेजा गया, उससे भी यह पता चलता है कि जब वो इस देश में आस्था के साथ खिलवाड़ हो सकता है, चोर उचक्के डकैत भगवान को भी नहीं छोड़ते। भगवान फिर अपनी तरीके से उनको जो करना है वो करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरीके से काम करता है, व्यवस्थाएं अपनी तरीके से काम करती हैं। लेकिन हमारे देश में हमारी सेना का जब जब जिक्र आता है, हमारी और आपकी छाती फूल करके कुप्पा हो जाती है। उसका कारण है कि हमारी सेना ने हर ऐसे मौके पर जब देश संकट में रहा है, अपनी शक्ति का, अपने पराक्रम का न सिर्फ परिचय दिया है, बल्कि इस देश के स्वाभिमान को हमेशा बुलंद किया है और बुलंदियों तक पहुंचाया है। कुछ ऐसा ही हुआ है। भारतीय सैन्य इतिहास में आज एक ऐसा पल आया जिसका इंतजार 93 साल से था। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA के परेड मैदान पर जब कदम कदम बढ़ाए जाके धुन गूंजी, तो इस बार कदम सिर्फ जेंटलमैन कैडेट्स के नहीं थे। पहली बार 9 महिला कैडेट्स भी उसी अनुशासन, उसी गर्व और उसी वर्दी में कदम ताल कर रही थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में यह परेड सिर्फ एक समारोह नहीं थी, यह उन तमाम बेटियों के सपने के पूरा होने का मौका था जो वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। लेकिन ये मुकाम कैसे मिला, क्या था पहले और क्या बदला है अब, इस सफर को समझना जरूरी है। पहले ये तस्वीरें, मैं हट जाता हूं, आप इस तस्वीर को, अब आप इस तस्वीर को बड़े प्यार से देखिए, बहुत इतरा कर देखिए और बहुत गर्व के साथ देखिए। यह हमारे देश की वो बेटियां हैं जो अब इस भारत मां की वो सेवा करेंगी जहां पर हमारे सैनिक अपना सर्वोच्च बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते। हमारे देश के वो जेंटलमैन कैडेट्स अब हमारे देश की बेटियों के साथ कदम ताल करेंगे। यह बहुत गर्व का मौका है एक आम हिंदुस्तानी के लिए। 93 साल से जिस बात की बात जो रहा था हिंदुस्तान, जिस बात को, जिस वुमेन इक्वलिटी को, जिस महिला अधिकार की हम बात करते हैं, वो आज कागजों के पन्ने से निकलकर इस ऐतिहासिक देहरादून के परेड ग्राउंड पर इस कदम ताल के साथ बढ़ती ही चली गई। The fourth contingent is being led by Senior Under Officer Lakshit Thakur. The fifth contingent is being led by Senior Under Officer. अब सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस बदलाव की, इस लड़ाई की आखिर कैसे कैसे राह बनी, किस तरीके से ये मौका हमारे और आपके सामने आया है। इस बात को हम समझेंगे कि ये कितना बड़ा मामला है इस देश के लिए। 9 महिला ऑफिसर्स आज IMA के इस परेड ग्राउंड पर हमारे और देश के सामने आई हैं, जिनका सैल्यूट लिया है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इस बदलाव की टाइमलाइन 1992 में पहली बार गैर चिकित्सा में जब एंट्री मिली तब शुरू हुई। 1993 में प्रिया झिंगन लेडी कैडेट नंबर 1 बनी।
1999 में करगिल में महिलाओं ने अपनी ताकत दिखाई, अपना जज्बा दिखाया। 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आता है और उसी फैसले से 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के ऊपर मुहर लगा दी। 2021 में एनडीए के दरवाजे महिलाओं के लिए भी खुल गए और फिर 2022 में एनडीए में पहला महिला बैच शामिल किया गया। 2025 में एनडीए से 17 महिला कैडेट्स पास आउट हुए। 2026 आईएमए से पहली बार 9 महिला अधिकारी बनकर निकली और देश गौरवान्वित हुआ। इस पूरे बदलाव की नींव रखी थी एक साहसी लड़की ने, जिसने सिर्फ एक चिट्ठी से इतिहास बदल दिया। प्रिया झिंगन ने यह चिट्ठी लिखी थी। जो चिट्ठी उन्होंने लिखी 1989 में आर्मी चीफ को संबोधित करते हुए लिखी थी। महिलाओं को सेना में मौका मिले, एंट्री मिले, इस बात को उन्होंने पुरजोर तरीके से अपने पत्र के जरिए उठाया। 1992 में फिर विज्ञापन जारी हुआ और इसके बाद महिलाओं से भी इस विज्ञापन के जरिए पहली बार आवेदन मांगे गए। 25 लड़कियों का पहला बैच तैयार हुआ। इसके बाद लेडी कैडेट नंबर 1 बनी प्रिया झिंगन, जिन्होंने इस इतिहास को बदल कर रख दिया। लेकिन इसका जो एक और पेश था वो था कि उन्हें स्थायी कमीशन नहीं मिला था। स्थायी कमीशन न मिलने की वजह से वो मामला बराबरी पर पहुंच करके भी नहीं पहुंच रहा था। इसलिए न्यायपालिका का चक्र शुरू हुआ। अदालतों ने भी इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई और ये भूमिका आज एक परिणाम के रूप में सामने आई। 2003 में एक याचिका दायर हुई। 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला आया कि महिलाओं को भी स्थायी कमीशन मिलने का हक है, उनका भी अधिकार है कि उन्हें स्थायी कमीशन मिले। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी। उसके बाद की सरकार ने फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश दिया। 2021 में एनडीए महिलाओं के लिए खोलने का आदेश दिया गया। 30 साल की कानूनी लड़ाई यहां पर आकर के खत्म हुई। जिस तरीके से ये अदालत का फैसला आया, उसने ये बताया कि हिंदुस्तान व्यवस्थाओं को न सिर्फ बनाने बल्कि आगे बढ़ाने में भी मददगार है, मादा रखता है और उस चीज को मूर्त रूप देने के लिए तैयार है सरकार, जो दरअसल काफी समय से समाज के भीतर एक असहजता या एक असामान्य स्थिति बना रही थी, खासतौर से पुरुष और महिलाओं के बराबरी के मामले को लेकर के। ये भी हमें समझना होगा कि जिस तरीके से महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं दिया जाता था, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन उन सारी चीजों को दूर करते हुए इसी जगह पर, इस ऑफिसर्स ट्रेनिंग की जगह पर महिलाओं के लिए वो व्यवस्थाएं भी बनाई गईं जहां महिलाओं को अपनी तरह से अपनी आज़ादी और अपनी जो उनकी स्वायत्ता है उस पर भी कोई हमला ना हो। एक डिसिप्लिन जो बनना चाहिए वो बना रहे, इस बात की भी सारी तैयारियां की गईं, क्योंकि जहां सिर्फ 100 साल से पुरुष ही पुरुष थे, उन्हीं के लिए सारी व्यवस्थाएं थी, वहां पर एक महिला के पहुंचने के बाद उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं को बदला भी गया और बढ़ाया भी गया। आज उस लंबे सफर का नतीजा सामने है। आज आईएमए की परेड ने जो इतिहास रचा वो बेमिसाल है। एनडीए के पहले बैच से जो आईएमए की कठोर ट्रेनिंग करते हुए महिलाएं निकली हैं, उन्होंने इस देश को बताया कि हमारे देश की महिला शक्ति क्या कर सकती है। आज लेफ्टिनेंट का जो तमगा मिला, जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस परेड में शामिल हुई हमारे देश की 9 बेटियां, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
सैल्यूट किया। 515 कैडेट्स में 9 बेटियां बहुत खास हो गई। 93 साल में पहली बार 9 महिला ऑफिसर्स पासिंग आउट परेड में शामिल हुई और एनडीए के पहले महिला बैच से ऑफिसर्स बनी हैं। बहुत कठोर ट्रेनिंग और साथ साथ मानसिक और शारीरिक रूप से उस दृढ़ता का परिचायक बनता है। कोई भी शख्स जो यहाँ पर महिला हो या पुरुष, अब तो बराबरी हो गए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग होती है वो इस देश के लिए आन बान और शान का, कैसे एक जीता जागता इंसान ही नहीं रह जाता है, महान हो जाता है, वो यहीं से तय होता है। महान इसलिए क्योंकि अगर जरूरत पड़ती है तो अपनी जान का सर्वोच्च बलिदान भी सबसे पहले यही सैनिक देते हैं। ये ऑफिसर्स रणनीति बनाते हैं और तब दुश्मन से हमारी सेना जंग जीतती है। इसका विरोध भी हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि अगर महिला को दुश्मन ने पकड़ लिया तो पता नहीं क्या क्या करे, कैसे करे, लेकिन शायद वो इस बात को नहीं समझते थे कि हमारा देश बदल चुका है। हमारे देश की तैयारियां अब पहले जैसी नहीं हैं। अगर पाकिस्तान में हमारा कोई मिलिट्री ऑफिसर उनकी सेना के साथ डॉग फाइट करते हुए घुस जाए, उसका जहाज नष्ट हो जाए, तो उसका जहाज नष्ट होने से पहले वो सामने वाले का नष्ट करता है और फिर पकड़ने के बाद भी, उसके पकड़े जाने के बाद भी हमारे देश की सरकार उसे अकेला नहीं छोड़ती। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरीके से हमारे मामले उठाए जाने लगे हैं, वो भरोसा पैदा करता है कि कुछ भी गलत किया हमारे देश के साथ, हमारे देश के लोगों के साथ, तो ऐसा जवाब मिलेगा जिसका कोई सिरा नहीं पकड़े मिलेगा। और स्वाभिमान के साथ अगर अभिमन्यु वापस आ सकता है, अभिनंदन वापस आ सकते हैं, तो फिर जिस तरीके से हमारे देश की बेटियां कमीशन हुई हैं सेना में, वो भी अपने आप में सरकार के लिए एक और जिम्मेदारी और एक नई व्यवस्था के साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयारी है। लेकिन ये सारी मंजिल जो अभी दिखाई दे रही है, इसमें कुछ दरवाजे अभी भी बंद हैं। इसको समझना चाहिए। इन्फेंट्री अभी भी हमारी महिला सैनिकों के लिए बंद है, ये जो हमारी कमीशन ऑफिसर्स हैं। आर्मर्ड कोर में भी इन्हें एंट्री नहीं दी गई है। इसके साथ ही आर्टिलरी में भी जगह नहीं मिली है। ये वो हिस्से हैं जहां अभी सुधार होना बाकी है। सीधे युद्ध का मोर्चा अभी दूर की कौड़ी है। फ्रंट पर भेजना अभी दूर की कौड़ी है। महिला आर्मी चीफ का भी अभी हमें इंतजार है, उसमें बहुत समय भी लग सकता है। लेकिन जिस तरीके की शुरुआत हुई है, आपने कुछ शुरू किया है तो किसी दिन किसी मंजिल तक पहुंचेंगे, ये भी बात यहां से साबित होती है। आज देहरादून की उस परेड में जब 9 बेटियों ने पहली बार आईएमएसए लेफ्टिनेंट की वर्दी पहनी, तो ये सिर्फ 9 लड़कियों की जीत नहीं थी, हर उस बेटी की जीत थी जो कभी वर्दी का सपना देखती है। ये प्रिया झंगन की जीत थी जिसने 1992 में एक लेटर लिख करके इस पूरे अभियान को शुरू किया था, और ये उन तमाम महिला अधिकारियों और कैडेट्स की जीत थी जिन्होंने अपना हक लड़कर लिया, 93 साल का इंतजार खत्म किया। लेकिन अभी भी ये सफर पूरा नहीं हुआ है। इस सफर की शुरुआत हुई है हमारी देश की बेटियों के कंधों पर, इस देश की रक्षा सुरक्षा की, जिसका आज हमने इस देहरादून के आईएमए परेड ग्राउंड पर नजारा देखा है। और इसीलिए इस राष्ट्र का सदैव वंदन होता है, अभिनंदन होता है। आज इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। वंदे राष्ट्र। Ready
contingent is being led by Senior Under Officer Lakshay Thakur. The 5th contingent is being led by Senior Under Officer Akshay Katur.